आपको मेरी वॉइस आ रही है? हेलो। हाँ वंशिका आ रही है। ओके। सो हम करेंगे यूनियन एंड टेरिटरीज। सो मेरे से ना आज पूरे नोट्स नहीं बन पाए, इसलिए हम आर्टिकल 3 तक ही कर पाएंगे। आर्टिकल यूनियन एंड टेरिटरीज के चैप्टर में 4 आर्टिकल्स हैं और हमको वो 4 के 4 पढ़ने हैं, तो हम एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ेंगे। सो यूनियन एंड टेरिटरीज। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि 2014 में 28 स्टेट्स थी और 7 यूनियन टेरिटरीज थी। 2014 में क्या हुआ कि जो आंध्र प्रदेश था उसे बाइफरकेट कर दिया। बाइफरकेट मतलब उसके दो हिस्से कर दिए, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में उसे डिवाइड कर दिया। 2014 के बाद क्या हुआ, हमारे देश में 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज हो गई। अब क्या होता है, अगस्त 6 2019 में क्या होता है, एक बिल पास होता है पार्लियामेंट में। उसका नाम था जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल। अब क्या होता है, इस बिल में जो जम्मू कश्मीर होता है उसको डिग्रेड कर दिया जाता है यूनियन टेरिटरी में। जो एक स्टेट होती है वहाँ पे स्टेट का राज चलता है, स्टेट जो होती है अपने लॉज खुद बनाती है, लेकिन जो एक यूनियन टेरिटरी होती है उसके सारे लॉज कौन बनाता है, सेंटर माने पार्लियामेंट। तो अब क्या होता है, जम्मू कश्मीर को डिग्रेड कर दिया जाता है, डाउनग्रेड कर दिया जाता है किसमें, यूनियन टेरिटरीज में। उसके दो हिस्से कर दिए जाते हैं, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में। अब इस वक्त उसको सिर्फ इनैक्ट किया जाता है, इस एक्ट को जम्मू एंड कश्मीर और रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को सिर्फ इनैक्ट किया जाता है कब, 6 अगस्त 2019। लेकिन उसे एनफोर्स किया जाता है, मतलब उसे लागू कब किया जाता है, अक्टूबर 31 2019। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि इस दिन एनिवर्सरी थी, बर्थ एनिवर्सरी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है उसे आयरन मैन ऑफ इंडिया बुलाया जाता है। उसने मोर देन 562 प्रिंसली स्टेट्स को जोड़ने का काम किया। अब जो ये जम्मू कश्मीर है ये एक ऐसी स्टेट थी जिसके पास स्पेशल कुछ पावर्स थी अपनी। अब और किसी भी स्टेट के पास स्पेशल पावर्स नहीं थी। इसका अपना खुद का झंडा था, इसका अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन था, ये एक अलग राज्य की तरह काम कर रही थी। तो अब इसको भी डाउनग्रेड कर दिया गया, इसको भी अपने देश में पूरे तरीके से मिला लिया गया और हमारे देश का यूनियन कंप्लीट हो गया। दैट्स वाई इसको सेलिब्रेट करने के लिए सरदार वल्लभ भाई की बर्थ एनिवर्सरी चुनी गई। अब 2019 में फिर क्या होता है, हमारे पास कितने स्टेट्स होते हैं, 28 स्टेट्स, 9 यूनियन टेरिटरीज। अब 26 जनवरी 2020 को रिपब्लिक डे को फिर से एक ये एक्ट पास करती है जिसमें क्या करती है, 2 यूनियन टेरिटरीज, दमन एंड दीव एंड दमन एंड दीव एक यूनियन टेरिटरी है, दूसरी यूनियन टेरिटरी दादरा एंड नागर हवेली, इन दोनों को मर्ज कर देती है, इन दोनों को इकट्ठा कर देती है और क्या बना देती है, दमन एंड दीव दादरा एंड नगर हवेली। ये एक ही टेरिटरी बन जाती है। अब हमारे देश में 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज है। तो हम अब आर्टिकल्स के ऊपर जाएंगे कि भाई इसमें क्या क्या आर्टिकल्स है, कितने आर्टिकल्स हैं, उनमें क्या क्या लिखा हुआ है। सो आर्टिकल 1, नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन। अब यहाँ पर नेम और टेरिटरी ऑफ यूनियन में बात की जाएगी तो आर्टिकल 1 क्लॉज 1 क्या बोलता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। जो इंडिया है, भारत, इंडिया को ये और क्या बोल रहा है, भारत। मतलब इसके दो नाम है इंडिया के, डुअल नेम्स है इंडिया के, भारत एंड इंडिया। जो भारत है इसके ट्रेडिशन को रिफ्लेक्ट करता है और जो इंडिया है इसकी मॉडर्निटी को रिफ्लेक्ट करता है। जब हमारे देश का नाम रखा गया था ना तो उसमें भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई थी। कुछ लोग बोल रहे थे कि इसका नाम इंडिया रखो क्योंकि इंडिया ही हमारे देश का नाम वर्ल्ड वाइड फेमस है। कुछ लोग बोल रहे थे कि जो इंडिया है ये फॉरेन नेम है, ये फॉरेन कॉलोनियलिज्म को रिफ्लेक्ट करता है, हमको एज ए कॉलोनियल एसोसिएट करता है। तो इसका नाम भारत रख दो। कुछ बोलते कि भारत नहीं, भारत वर्ष रख दो। मतलब कुछ बोल रहे थे कि सोवियत यूनियन के नेम लाइंस पर ही रख दो। मतलब बहुत सारे अलग अलग इन्होंने नाम सजेस्ट किए, लेकिन लास्ट में क्या कंक्लूजन लिखा,
निकला कि हम इसको भारत भी बुलाएंगे, इंडिया भी बुलाएंगे। कुछ लोग इसके नाम से फिर भी संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने महाराष्ट्र का एक एक्टिविस्ट ग्रुप था, उसने क्या किया, 2016 में सुप्रीम कोर्ट के पास गया और उसने पीआईएल फाइल की, पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये हम आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। उसमें ये सुप्रीम कोर्ट कोर्ट को बोलता है कि हमारे देश का नाम भारत रखो, क्योंकि भारत रखो, इंडिया मत रखो, क्योंकि जो इंडिया है वो कॉलोनियलिज्म को, हमारे कॉलोनियल एस्पिरेशन को रिफ्लेक्ट करता है। भाई हम एक कॉलोनी थे ब्रिटिश की, तो ये रिफ्लेक्ट करता है नाम इंडिया। तो जो सुप्रीम कोर्ट था उसने ये रिजेक्ट कर दिया, और जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये बोला कि पब्लिक लिटिगेशन जैसी जो ये पावरफुल तुमको टूल दिया गया है पीआईएल नाम का, इसको फालतू की चीज़ों में, एक इमोशनल इश्यूज में मत यूज़ करो। इसे करप्शन और क्लाइमेट चेंजिंग जैसे पावरफुल इश्यूज के लिए फाइट करने में यूज़ करो, ना कि तुम ऐसे ऐसे इमोशनल और सेंटिमेंटल इश्यूज को, कंट्रोवर्शियल इश्यूज को यहाँ पर लेके आ रहे हो। इस चीज़ से ये क्लियर हो गया कि जो हमारा इंडिया है उसका नाम भारत और इंडिया है, और जो कि हमारी मॉडर्निटी और ट्रेडिशन को रिफ्लेक्ट करता है। अब यहाँ पे दूसरी बात क्या ये बोल रहा है, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। ये भी एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल था। इसमें ये, अब हमारे देश बोलता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है कि वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे ये बोल रहा है यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो ये कॉन्ट्रोवर्शियल हो गया। मतलब जो आर्टिकल 1 है, ये खुद ही बात कर रहा है, ये खुद ही साबित कर रहा है, खुद ही एक्सेप्ट कर रहा है कि ये फेडरल नहीं, ये यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर रहा है। तो ये चीज़ बी आर अम्बेडकर से पूछी गई कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये फेडरल है, आप यहाँ पे यूनियन की क्यों बात कर रहे हो, फेडरेशन की क्यों नहीं बात कर रहे। तो बी आर अम्बेडकर कहते हैं नहीं, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल है। तो अब उसने दो रीज़न बताया कि क्यों हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल है, क्यों यहाँ पे यूनियन ऑफ स्टेट लिखा, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। तो सबसे पहले वो बोलते हैं कि जो हमारे जो इंडिया है, जो हमारी कंट्री है, वो स्टेट्स के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, जो मतलब वो रिजल्ट नहीं है कि स्टेट्स के बीच में एग्रीमेंट हुआ और तब हमारा देश बना, नहीं, ऐसा नहीं था। जो हमारा इंडिया था वो एक पहले से ही मौजूद था, वहाँ पर इंडिया नाम से एक पहले से ही कंट्री वहाँ पर मौजूद थी। जो ये स्टेट्स थी, इन्होंने अपनी स्वतंत्रता को त्याग कर हमारे देश में शामिल हुई है। मतलब इंडिया पहले से थी, जो ये स्टेट्स हैं ये इंडिया में आई हैं। तो मतलब एक ये यूनियन ऑफ इंडिया है, ना कि फेडरेशन ऑफ इंडिया। लेकिन जो अमेरिका था उसमें क्या हुआ, अमेरिका नाम की पहले कोई चीज़ नहीं थी, 13 ब्रिटिश कॉलोनीज थी, वो एक साथ आई और उन्होंने अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को फॉर्म किया। पहले इनिशियली वहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जैसी कुछ चीज़ नहीं थी। उन तीनों कॉलोनीज को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं बोला जाता था, उनको अलग अपने अपने नामों से बुलाया जाता था। लेकिन जब ये साथ में आ गई सारी, तब इनको जाके क्या बनाया गया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो अब ये क्या बोल रहा है, जो ये प्रिंसली स्टेट्स थी इनको ऑप्शन दिया गया था, भाई हमारे साथ जुड़ना है, इंडिया के साथ तुमको जुड़ना है, तुमको पाकिस्तान के साथ जुड़ना है, या तुमको इंडिपेंडेंट रहना है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की वजह से ये सारी स्टेट्स हमारे इंडिया में मिल गई। अब ये दूसरी बात बोल रहा है, 1970 तक एक ऐसी परसेप्शन थी, मतलब एक ऐसी भावना थी लोगों के बीच में कि जो फेडरेशन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है, जैसे कि जो यूएसए है उसका मतलब होता है कि किसी भी वक्त वहाँ की कोई भी स्टेट उस फेडरेशन से बाहर आ सकती है। मतलब कोई भी 13 में से कोई भी स्टेट अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर सकती है, अपने आप को एक नया राज्य घोषित कर सकती है, मतलब उस फेडरेशन में से बाहर आ सकती है। ये सिर्फ एक परसेप्शन थी, असलियत में नहीं था। असलियत में आज भी यूएसए की कोई भी स्टेट उनकी फेडरेशन से बाहर नहीं आ पाई है। लेकिन 1970s में ये एक ऐसी परसेप्शन थी। तो अब इसी तर्क को लेकर जो हमारे बी आर अम्बेडकर क्या बोलते हैं कि जो इंडिया है उसमें कोई भी यूनिट, मतलब कोई भी राज्य
इस यूनियन से बाहर नहीं आ सकता, अपने आप को कल को ये नहीं बोल सकता कि हम एक नई स्टेट है, हम एक नया राज्य है, हम अपना नया देश बनाएंगे, हम इंडिपेंडेंट हो गए हैं। ऐसा नहीं हो सकता। अब ये था हमारे पास आर्टिकल 1 क्लोज 1। तो अब हम बात करते हैं आर्टिकल 1 क्लोज 2 की। द स्टेट्स एंड टेरिटरीज देयर शैल बी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। अब ये क्या बोल रहा है, जो स्टेट्स और टेरिटरीज हैं उनका मतलब पूरा उनको बताया जाएगा शेड्यूल में। अब और इस फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, मतलब इस फर्स्ट शेड्यूल में लिखा गया है हमारे स्टेट्स के नाम की, कितनी स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, उनके नाम और उनका मतलब पूरा लिस्ट बना के शेड्यूल में रखा गया है। तो सबसे पहले ये बात आती है कि ये शेड्यूल क्या है, ये अनुसूची जो है ये है क्या। तो जो शेड्यूल होता है वो एक्सप्लेनेटरी मोमोरेंडम ऑफ एन आर्टिकल, मतलब अगर किसी आर्टिकल को ज़्यादा एक्सप्लेन करा जाए, मतलब और भी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मांगता है कोई आर्टिकल, जैसे ये वाला आर्टिकल है, इसमें एक्सप्लेनेशन मांग रहा है कि कौन कौन सी आगे स्टेट्स हैं। तो इस वजह से शेड्यूल बनाया गया। शेड्यूल बनाने का मकसद यही था। तो ये क्या करते थे, शेड्यूल बनाते थे। उस शेड्यूल में इन्होंने 28 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के नाम लिखे और उसको एंड में लगा दिया कॉन्स्टिट्यूशन के, ताकि जो वो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बल्कि ना हो, वो भारी ना हो। मतलब अ, एक कॉस्मेटिक, मतलब एक मतलब सुंदर सा दिखाने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को मतलब छोटा करने के लिए मतलब सारे जो आर्टिकल्स हैं वो फटाफट से पढ़े जाएं, इसीलिए उन्होंने जो शेड्यूल्स थे उनको पीछे लगाना स्टार्ट कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन के। जो हमारा फर्स्ट शेड्यूल है उसमें हमारी 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज के नेम लिखे हुए हैं। अब 1950s में हमारे टोटल 8 शेड्यूल्स थे, लेकिन उसके बाद 4 और शेड्यूल्स ऐड किए गए, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल हो गए। इसका एक और एग्जांपल ले लो कि आर्टिकल 246 बात करता है पावर डिस्ट्रीब्यूशन की। भाई पावर डिस्ट्रीब्यूट करी गई है स्टेट में, सेंटर में और दोनों के बीच, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, करंट लिस्ट, इन सब की पावर, मतलब यूनियन लिस्ट में किस किस सेंटर के पास कितनी कितनी पावर है, स्टेट लिस्ट में स्टेट के पास कितनी कितनी पावर है, कंकरेंट लिस्ट में दोनों के पास कितनी कितनी पावर है, ये 7th शेड्यूल में बताया गया है। मतलब अगर हम एक साथ इतनी सारी पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन में डाल देते तो ये एकदम बल्कि सा हो जाता रीड करने में भी, इसलिए क्या किया, इसकी सारी लिस्ट बनाकर पीछे लगा दिया कॉन्स्टिट्यूशन के। अब ये क्या बात कर रहा है, आर्टिकल 1 क्लॉज 3। टेरिटरीज ऑफ इंडिया शैल कंप्राइजेज ऑफ, जो इंडिया की टेरिटरीज है, जो इंडिया का जगह है, जो स्पेस है, वो कैसी कैसी टेरिटरीज इंडिया के पास हो सकती है, इंडिया के पास कौन कौन सी टेरिटरीज हो सकती है। सबसे पहले तो उसके पास स्टेट हो सकती है, दूसरा उसके पास यूनियन टेरिटरीज हो सकती है। अब ये तीसरा बोल रहा है कि इसके पास एक्वायर्ड टेरिटरीज हो सकती है। एक्वायर्ड टेरिटरीज मतलब किसी देश से उसने लड़ाई करी, उसका एक हिस्सा जीत लिया और उसको एक्वायर कर लिया, उस पर कब्जा कर लिया। तो मतलब कब्जा करना थोड़ा गलत हो जाएगा, मतलब उसको अपने अंदर मिला लिया। तो उन ऐसी टेरिटरीज को इन्होंने एक्वायर्ड टेरिटरीज बुलाया। मतलब अगर ये थर्ड टर्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं होती, तो हम क्या, जो हमारी इंडिया की टेरिटरी होती है वो लिमिटेड होती, ना हम उसको बढ़ा पाते ना हम उसको घटा पाते। मतलब अगर हमें कभी किसी को गिफ्ट देना हो हमारी कुछ टेरिटरी का हिस्सा, ना तो हम वो कर पाते और ना ही अगर हम कोई टेरिटरी जीतते उसको अपने देश में शामिल कर पाते। तो इसलिए ये लाइन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एंटर करी गई। तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पौंडीचेरी। जो पौंडीचेरी था, हमने पढ़ा था पौंडीचेरी पे हिस्ट्री में कि पौंडीचेरी पे फ्रेंच का कब्जा था, वहां पर फ्रेंच जो थे वो राज करते थे। तो हमारे देश में पहले से ही पौंडीचेरी मतलब हिस्सा नहीं था, वो बाद में बनाया गया था। कैसे, जो फ्रेंच गवर्नमेंट है उसके साथ सेटलमेंट की गई 1954 में, एग्रीमेंट किया गया भाई जो हमको पौंडीचेरी है वो हमको दे दो। अब यहाँ पर सिर्फ एग्रीमेंट को साइन किया गया था, उसे रेटिफाई नहीं किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा। मतलब पार्लियामेंट ने ये मतलब वोट नहीं किया था अभी उनकी फ्रेंच की पार्लियामेंट ने कि भाई हम पूरी तरीके से पौंडीचेरी को तुम्हें दे रहे हैं। उन्होंने ये देर लगा दी इसको इस चीज़ में, मतलब इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में, इसको रेटिफाई करने में, इस एक्ट को। तो ये चीज़ लटकती रही 1962 तक। तो 1962
तक जो ये पौंडीचेरी है ये एक एक्वायर्ड टेरिटरी में शामिल रहा। 1954 से लेकर 1962 तक पौंडीचेरी को हम कैसे देखते थे, एज ए एक्वायर्ड टेरिटरी। मतलब हमने फ्रेंच गवर्नमेंट से इसको एक्वायर किया, इसे ले लिया है। हमें उसकी पूर्ण क्या बोलते हैं, उसकी पूर्ण परमिशन नहीं मिली है, उसकी पूर्ण एग्रीमेंट नहीं मिली है हमको इस वक्त तक। लेकिन 1962 में उसने पूरी तरह से बोल दिया कि अब ये तुम्हारी है, उसने अपनी पार्लियामेंट में रेटिफाई कर दिया इसको। तो 1962 में पौंडीचेरी हमारे देश का ऑफिशियली पार्ट बन जाता है और उसे एक यूनियन टेरिटरी की तरह हमारे देश में जगह दे दी जाती है। अब ये आर्टिकल 2 आता है, ये एक बहुत ही मतलब कंट्रोवर्शियल आर्टिकल है ये भी हमारे देश का। अब ये डिलीट हो चुका है, नहीं है, बट फिर भी हम इसको पढ़ते हैं। तो इसमें क्या हुआ है, एडमिशन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, मतलब किसी न्यू स्टेट को हम कैसे अपने अंदर ले सकते हैं, उसको एस्टेब्लिश कर सकते हैं, कैसे हम अपने उसमें मिला सकते हैं। अब ये क्या बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशन ए, पार्लियामेंट में बाय लॉ, पार्लियामेंट कानून के तहत एडमिट इनटू यूनियन, किसी भी यूनियन को, मतलब किसी भी स्टेट की किसी भी टेरिटरी को यूनियन की तरह अपने अंदर एस्टेब्लिश कर सकता है। न्यू स्टेट मतलब किसी भी न्यू स्टेट को अपने अंदर ले सकता है, कि कोई भी न्यू स्टेट बना सकता है ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट थिंक्स फिट, मतलब किसी भी धारणा पर जैसा उसको सही लगता है वो वैसा कर सकता है। वो किसी भी स्टेट को बना सकता है, वो किसी भी न्यू स्टेट को बना सकता है, किसी भी न्यू यूनियन टेरिटरीज को बना सकता है, किसी भी कंडीशन पर जो उसको अच्छी लगे। तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सिक्किम। हम इस चीज़ का एग्जाम्पल समझ सकते हैं सिक्किम से। तो ये सिक्किम के लिए ये आर्टिकल 2 क्लॉज 1 लेके आई थी इंदिरा गांधी। तो जो सिक्किम है वो ओरिजिनली इंडिया का पार्ट नहीं होती है। उस पर चोग्याल एक मोनार्क होता है, हेरिडिटरी मोनार्क। चोग्याल का एक चोग्याल कम्युनिटी होती है, उसके हेरिडिटरी मोनार्क इस सिक्किम पर रूल कर रहे होते हैं। अब जो सिक्किम होता है उसको प्रोटेक्शन चाहिए होती है दूसरी कंट्री से। दूसरी कंट्रीज माने मेनली चाइना। चाइना बोलता है कि हिस्ट्री बोलती है कि ये एरिया मेरे अंडर है। हिस्ट्री, अगर हम हिस्ट्री देखें तो ये एरिया हमारे अंडर आता है। तो ये वो जो चाइना है वो बोलता है जो सिक्किम है वो भी हमारे अंडर आता है, क्योंकि हिस्ट्री ऐसा बोलती है। तो चाइना जो था वो सिक्किम पे कब्जा करना चाहता था, और जो सिक्किम था उसको प्रोटेक्शन चाहिए थी। तो प्रोटेक्शन पाने के लिए वो इंडिया की मदद लेता है। तो इंडिया सिक्किम को एज अ प्रोटेक्टोरेट ले लेती है। प्रोटेक्टोरेट मतलब कि एक छोटी कंट्री को एक बड़ी कंट्री प्रोटेक्ट करेगी मिलिट्री की सहायता से, किसी भी अगेंस्ट थर्ड पार्टी, किसी थर्ड पार्टी से एक बड़ी कंट्री एक छोटी कंट्री को प्रोटेक्ट करेगी। वो किसी भी तरह से प्रोटेक्ट करती है, मिलिट्री से, मिलिट्री की हेल्प से प्रोटेक्ट कर सकती है, या फिर बातचीत से प्रोटेक्ट कर सकती है, थर्ड पार्टी से किसी भी तरह से उसको प्रोटेक्ट कर सकती है। लेकिन अब क्या होता है, 1976 में जो सिक्किम की जो जनता होती है वो प्रोटेस्ट करने लग जाती है कि हमको तो पूरे ही तरीके से इंडिया में मिलना है। जो इंडिया की इंटेलिजेंट एजेंसीज है उन्होंने जो सिक्किम की जो लोग हैं उनके दिमाग में ये चीज भर दी होती है। अब जो सिक्किम की पूरे जो लोग हैं सिक्किम के वो चाहते हैं कि हम इंडिया का पार्ट बन जाए। लेकिन जो चोग्याल होते हैं, जो ये चोग्याल डायनेस्टी के जो रूलर होते हैं, उनको ये मंजूर नहीं होता, वो हड़कंप मचाने लग जाते हैं। तो इंडिया की गवर्नमेंट बोलते हैं कि तुम शांति एस्टेब्लिश करो। अब ये कॉम्प्रोमाइज करने के लिए ये तीनों चोग्याल सिक्किम के लोग और इंडिया की गवर्नमेंट क्या बोलती है कि हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं, हम यहाँ पे इलेक्शन करवाते हैं। तो अब इन्होंने क्या हुआ कि इन्होंने सिक्किम, जो वहाँ के लोग थे, सिक्किम कांग्रेस इन्होंने पार्टी बना ली। और जो ये सिक्किम कांग्रेस जो पार्टी थी, सिक्किम कांग्रेस, ये इंडिया की तरफ थी, ये इंडिया में मर्ज होना चाहती थी, इंडिया के अंदर मिलना चाहती थी। अब क्या होता है, चोग्याल हार जाते हैं और जो सिक्किम कांग्रेस पार्टी है, सिक्किम कांग्रेस पार्टी ये जीत जाती है। अब जो सिक्किम कांग्रेस पार्टी है, वहाँ की जो पार्लियामेंट है सिक्किम की, वो गवर्नमेंट एक्ट ऑफ सिक्किम एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम एक्ट 1974 निकालती है। उसमें ये क्या करती है, चोग्याल को नॉमिनल कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बना देती है। जैसे मतलब कि जैसे ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ ब्रिटेन की क्वीन है, वो सिर्फ एक मतलब नाम के लिए एक वहाँ की हेड है।
ऐसे ही इनको चौकियाल को भी नाम के लिए एक हेड बुला दिया जाता है। अब जो ये चौकियाल होते हैं फिर ये भड़क जाते हैं। अब ये इंटरनेशनल हेल्प के लिए जाते हैं, दर दर फटकते हैं, मतलब हमें हेल्प दे दो, हमें इंटरनेशनली हेल्प दे दो, इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास जाते हैं। अब जो इंटरनेशनल कम्युनिटी होती है इनकी हेल्प करने के लिए आ जाती है। वो क्या बोलती है, हम तुम्हारे देश में रेफरेंडम करवाएंगे। रेफरेंडम मतलब सभी तुम्हारे लोग, सिक्किम के लोग वोट करेंगे इसमें कि ये लोग जो हैं ये इंडिया में मर्ज होना चाहते हैं, ये इंडिया के पास जाना चाहते हैं, या तुम्हारे अंडर रहना चाहते हैं, तुम्हारी मोनार्की के अंडर रहना चाहते हैं। जो 99% जो वोट्स थी वो इंडिया के फेवर में थी। और क्या होता है, अब जो जो सिक्किम होता है उसको इंडिया में मतलब एज ए टेरिटरी हम ले लेते हैं अपने अंदर, मतलब हम एज ए इंडिया को अपने में मर्ज कर लेते हैं। लेकिन अब क्या होता है, हम उसको किस बेसिस पे मर्ज करें? ना हम उसे स्टेट बना सकते, ना हम उसे यूनियन टेरिटरी बना सकते, क्योंकि जो चोग्याल थे वो इन दोनों में से कोई भी नहीं बनना चाहते थे। अब और अगर हम उनको एक्वायर्ड टेरिटरी में शामिल कर लेते तो एक इंटरनेशनली एक गलत सिग्नल जाता कि अब हम उस पर कब्जा कर रहे हैं। तो जो इंदिरा गांधी होती है वो इसको इस मतलब 35th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को करती है। 35th कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करती है और इस एक्ट को मतलब इस आर्टिकल को आर्टिकल 2 क्लोज ए को हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल करती है और इंडिया को एक एसोसिएटेड स्टेट के रूप में शामिल कर लेती है। अभी जो इंडिया है वो एक एसोसिएटेड स्टेट है। जो सिक्किम है वो एक एसोसिएटेड स्टेट है, वो इंडिया से जुड़ी हुई स्टेट है। ना वो यूनियन टेरिटरी है, ना वो स्टेट है, ना वो एक्वायर्ड टेरिटरी है। और अब इसको क्या बना दिया, एक एसोसिएटेड टेरिटरी। यही बताया गया है कि जो इंदिरा गांधी थी वो बहुत ही कंट्रोवर्सी में आ जाती है, क्योंकि ना वो उसे स्टेट में ले सकती है, ना वो यूनियन टेरिटरी में ले सकती है, जो क्योंकि और ना ही वो एक्वायर्ड टेरिटरी में उसे ले सकती है। अगर वो इनमें से किसी में भी लेते हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करेगी। अब जो सिक्किम है वो एक स्टेट, ना ही वो स्टेट बनना चाहता है और ना ही उसको यूनियन टेरिटरी बनना है। तो इसलिए जो इंदिरा गांधी है वो आर्टिकल 2 क्लोज ए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लेके आती है अमेंडमेंट के जरिए। और जो सिक्किम है उसे एक एसोसिएटेड टेरिटरी बना लेती है। अब क्या होता है, एक साल बाद ही इस आर्टिकल को डिलीट कर दिया जाता है। एक साल बाद इस आर्टिकल को क्यों डिलीट किया जाता है? क्योंकि इंटरनेशनली इसमें बहुत ज़्यादा हड़कंप मच रही थी, इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो रहा था, बहुत ज़्यादा न्यूज़ फैल रही थी। लेकिन एक साल बाद ये न्यूज़ ठंडी होगी, एक साल बाद ये चौगियाल क्या कर लेंगे? तो इंदिरा गांधी पावर लेती है अपने अंडर लेती है और सिक्किम को एक फुल फ्लैज्ड स्टेट में घोषित कर देती है और फिर से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करती है, 36 अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1975। और इस आर्टिकल को डिलीट कर देती है और सिक्किम को एक स्टेट के रूप में इंडिया में शामिल कर लेती है। सिक्किम का नाम हमारे देश की स्टेट की लिस्ट में आ जाता है। अब आर्टिकल 3 फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। अब ये क्या बोल रहा है, जो स्टेट्स जो इंडिया की पार्लियामेंट है बाय लॉ मतलब कानून के तहत वो कोई भी नई स्टेट बना सकती है। मतलब वो कोई भी नई स्टेट बना सकती है, किसी भी टेरिटरी को, इंडिया की टेरिटरी को एक स्टेट में तोड़ सकती है, दो स्टेट में तोड़ सकती है, या फिर उन्हें जोड़ सकती है। एक स्टेट में जोड़ सकती है, दो स्टेट में जोड़ सकती है, या फिर किसी भी स्टेट का एरिया जो है वो इंक्रीज कर सकती है, किसी भी एरिया का स्टेट का एरिया डिक्रीज कर सकती है, किसी भी स्टेट की बाउंड्रीज को ऑल्टर कर सकती है, चेंज कर सकती है, किसी भी स्टेट का नाम चेंज कर सकती है। तो हमें इसमें ये क्या बोल रहा है कि जो इंडिया की गवर्नमेंट है, इंडिया की जो पार्लियामेंट है, वो स्टेट के रिलेटेड कुछ भी कर सकती है, उसमें कोई भी चेंज कर सकती है। आर्टिकल 3 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ये पावर देता है। अब इस पावर का यूज करते हुए बहुत सारी मतलब चेंजेस आई। 2000 में यूपी को बाइफरकेट किया गया, तोड़ा गया उत्तरांचल में, उसका नाम फिर चेंज कर दिया गया उत्तराखंड में। अब यूपी और उत्तराखंड दो अलग अलग स्टेट बन गई। बिहार में से निकला झारखंड, मध्य प्रदेश में से निकला छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश में से निकला तेलंगाना, और जम्मू एंड कश्मीर को दो यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख।
तो इस चीज से हमें दो कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं इस आर्टिकल से। पहला जो कंक्लूजन है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो कैसी है, वो है इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। मतलब जो उन स्टेट्स का जो यूनियन है वो इंडिस्ट्रक्टिबल है, उन स्टेट्स को एक दूसरे से अलग नहीं किया जाता। और जो स्टेट्स है वो भी इंडिस्ट्रक्टिबल है, उनका जो एरिया है वो उसको चेंज नहीं किया जा सकता। तुम उनकी स्टेट में से दो स्टेट नहीं बांट सकते, तुम उनकी स्टेट में से तीन स्टेट नहीं बांट सकते, तुम उनको यूनियन टेरिटरी नहीं बना सकते। तो जो उनकी स्टेट है वो भी इंडिस्ट्रक्टिबल है और जो उनका यूनियन है वो भी इंडिस्ट्रक्टिबल है, टूट नहीं सकता ये। लेकिन जो इंडिया है उनका जो यूनियन है वो इंडिस्ट्रक्टिबल है, मतलब कोई भी स्टेट हमारे इस देश के यूनियन से बाहर नहीं निकल सकती। लेकिन जो स्टेट्स हैं वो डिस्ट्रक्टिबल है। जो पार्लियामेंट है कोई भी एक्ट पास करेगा और किसी भी स्टेट को बाइफरकेट कर सकता है, ट्राइफरकेट कर सकता है, उसे यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर सकता है, उसका नाम चेंज कर सकता है, कुछ भी कर सकता है स्टेट से रिलेटेड विदाउट उसकी परमिशन। जो जम्मू कश्मीर था उसके पास स्पेशल पावर्स थी इस केस में। लेकिन जो बीजेपी है, जो मोदी गवर्नमेंट है, उसने बहुत ही चालाकी से जम्मू कश्मीर को डिग्रेड कर दिया यूनियन टेरिटरीज में। वो हम कल पढ़ेंगे। अब दूसरा क्या आता है इसमें, दूसरा हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हम बोलते हैं कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूनिटरी बायस्ड है, उसके पास कुछ ऐसी यूनिटरी पावर्स हैं जो कि मतलब है तो गलत, लेकिन उसे दी गई है ऐसी पावर, बायस्ड पावर है, उसे ज्यादा ही पावर दे दी कि वो किसी को भी, मतलब किसी भी स्टेट को तोड़ सकता है, किसी भी स्टेट्स को जोड़ सकता है। तो वो एक यूनिटरी बायस्ड कॉन्स्टिट्यूशन उसे बना दिया। है तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल, लेकिन उसके कुछ जो फीचर्स है वो कैसे है, यूनिटरी फीचर्स। जो ये आर्टिकल 3 है वो एक ऐसा ही फीचर है हमारे देश का, वो एक यूनिटरी फीचर है हमारे देश का। बायस्ड भी है, मतलब ये गलत भी है कि भाई स्टेट्स को किसी भी तरह से तोड़ रहे हो, ज्यादा पावर दी जा रही है कॉन्स्टिट्यूशन को किसी भी तरह से तोड़ने की। बट है तो है। जो आंध्र प्रदेश है इसका एक और एग्जाम्पल है, मतलब इस चीज के लिए एक और एग्जाम्पल है कि किस तरह से उस आंध्र प्रदेश को बाइफरकेट किया गया, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। एंड जम्मू कश्मीर का भी एक स्पेशल केस है, वो हम कल पढ़ेंगे। ये आपको समझ में आ गया? हाँ, ये तो समझ में आ गया। वो सुबह एक क्वेश्चन पूछा था ना आपने, अगर मराठा जीत जाते तो क्या होता, उसका क्या हुआ? हाँ, मतलब आपने सोचा कि अगर जीत जाते तो क्या होगा, हाँ, थोड़ा बहुत सोचा तो था। मतलब बताना। मतलब अगर मराठा जीत जाते तो जो अंग्रेज है उनको इतना राइज करने का मौका नहीं मिलता, और हम उपनिवेशवाद के शिकार नहीं होते अंग्रेज के। और जहाँ तक बात की जाए कि अंग्रेजों ने लूटने के लिए सही, लेकिन आधुनिकता का बहुत प्रसार किया है हमारे इंडिया में। लेकिन हम्म। अगर वो ऐसा भी नहीं कर सकते कि अगर अंग्रेज नहीं होते तो आधुनिकता नहीं होती, क्योंकि और जैसे जापान, उनमें तो ब्रिटिश ने राज नहीं किया, लेकिन उनमें भी तो आई आधुनिकता। इसका मतलब अगर मरा मराठा जीत जाते तो हम, या फिर कोई भी जीत जाता, मतलब ब्रिटिश नहीं होते, तब भी हम आधुनिकता की तौर बढ़ जाते, वो धीरे ही क्यों ना हो। हाँ, ये भी है। मतलब बहुत अच्छा आपने आंसर दिया। और एक और आंसर भी हो सकता है, मतलब एक और इसमें पॉइंट शामिल कर लेना कि मराठाओं की वजह से हमारे देश में एक नेशनलिज्म की फीलिंग आ जाती। जो मराठा है उनको मतलब इस वॉर से ये पता चल जाता कि उनकी कमियां क्या थी। इस वॉर को जीत अगर वो जीत जाते, उनके लिए जीतना भी मुश्किल था। अगर वो मतलब कहीं ना कहीं से वो जीत जाते कोशिश करके, तो उनको पता चल जाता कि उनकी क्या क्या गलतियां थी। उनकी सबसे बड़ी गलती थी कि उन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेजेंस उस क्षेत्र में नहीं बनाई। तो हाँ, वही है। हाँ। अपने फ्रेंड्स वाले स्टेट से भी वो वो सरदेशमुखी लेने लगे, चोट लेने लग गए। हाँ। तो इसलिए किसी ने उनका साथ भी नहीं दिया उस युद्ध में। हाँ, तो शायद इस चीज़ पे वो काम करते और इस चीज़ को सुधारते और एक नेशनलिज्म वाली फीलिंग हमारे देश में आ जाती। मतलब बहुत बढ़िया आंसर दिया आपने। इतना भी अच्छा नहीं था, सिंपल सा नहीं, था। फिर भी मतलब अच्छा है। मतलब और भी जैसे मैसूर है, मैसूर जो था
वो एक मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहा था, एक मॉडर्न सिटी बना रहा था, तो शायद उसको देखकर वो प्रेरणा लेते और शायद हमारे देश को वैसा ही कुछ करने की सोचते, मतलब मॉडर्नाइजेशन किसी भी तरह तरीके से आ जाती है हमारे देश में, हाँ, मसूर। आ जाता है। हाँ, आ जाती है, मतलब हो जाता है उसके ऐसा। लिए हम अंग्रेजों का मोहताज नहीं थे। हाँ, मतलब ये क्वेश्चन अच्छा था, मतलब जैसे ही कोई सेंचुरी खत्म होती है ना, जैसे 17 सेंचुरी हमने कर लिया, तो जितने भी क्वेश्चन हो सके ना उतने देख लो, मतलब हो सके तो मतलब ज्यादा ही क्वेश्चन देख लो, क्योंकि किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें, एक हमको हम्म। एज मिल जाएगा अगर हम क्वेश्चन देखते रहे। मैंने इंटरव्यूज देखे थे ना उनके जो टॉपर्स थे वो बोलते थे कि हम कुछ भी करने के बाद क्वेश्चंस जरूर देखते थे हमेशा। ओके। ओके। बाय।